तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारा 10 साल का क्राउन प्रिंस सिसेल ग्लो एल्पेस्टर दिखाया जाता है, जो कि कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। वो अपने मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा होता है अपनी टीचर के साथ में, लेकिन तभी यहाँ पर वो खुद से एक थ्योरम लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व करता है। तभी उसका टीचर कहने लग जाता है, लेकिन सिसेल आपने किस तरीके से सोल्व किया है, क्योंकि इस तरीके का कोई भी थ्योरम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तभी यहाँ पर जीनियस सिसेल उसको जवाब देता है कि इंडीड इस तरीके का कोई भी थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन असल में ये थ्योरम मैंने खुद से क्रिएट किया है। ये सुनने के बाद तो उसका टीचर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगा था। तभी सिसेल उसको पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है और तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वो कहता है कि आप तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े जीनियस हैं और मुझे इस चीज़ के बारे में सभी को जाकर बताना होगा कि आपने यहाँ पर एक थ्योरम ही बना डाला है। जिसके साथ ही यहाँ पर सिसेल सोचने लग जाता है कि ये तो इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं। असल में यहाँ पर सिसेल एक जीनियस है और वो इस तरीके के कारनामे आए दिन करता रहता है। जिसके कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फियोंसे से मिलने के लिए आया था, जो कि यहाँ पर मार्किस की डॉटर है, जिसका नाम हमें बर्टिया बताया जाता है। खैर बर्टिया जैसे ही उससे मिलने के लिए आती है तो वो तुरंत ही उसको बताने लग जाती है कि योर हाइनेस मैं इस कहानी की विलेनेस हूँ और मैं यहाँ पर आपकी लाइफ को खराब करने के लिए आई हूँ। ये सुनने के बाद सिसेल थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये लड़की क्या कह रही है। इवन वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि पहली बार उसे इस जगह पर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही थी, जबकि इस वर्ल्ड के अंदर वो हर एक चीज को बहुत ही इजीली समझ जाता है। वो यहाँ पर अपने आसपास खड़े हुए लोगों को भी देखता है, जिसको यहाँ पर बर्टिया की बातें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी। बर्टिया यहाँ पर उसको कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब सभी लोग बर्टिया की शक्ल को देख रहे थे। तभी यहाँ पर इस माहौल को शांत करने के लिए सिसेल उसको बोलता है कि तुम मेरी फियोंसे हो, आखिर तुम इस जगह पर क्यों खड़ी हो, चलो आओ हम लोग यहाँ पर दूसरी जगह चल के बात करते हैं। और वो उसे अपने बटलर जीनो से भी मिलवाता है। जिसके कुछ वक्त बाद ये दोनों ही आराम से बैठकर चाय पीने लगे थे। तभी यहाँ पर बर्टिया उसको बताने लग जाती है और कहती है कि योर हाइनेस शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन असल में मैं इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हुई हूँ और आपको देखकर लग रहा है कि आप भी रीइंकार्नेट हुए हैं। जिसके साथ ही वो कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तभी वो कहती है कि 10 साल की उम्र के अंदर जिस तरीके की नॉलेज आप अपने अंदर रखे हुए हो, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि आपने इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट किया है। ये सुनने के बाद तो सिसेल यहाँ पर मुस्कुराते हुए उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये नॉलेज तो बेसिक है और रॉयल्स के अंदर इतनी नॉलेज होती ही है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उससे आगे की बातचीत करने लगा था। तभी यहाँ पर चाय पीते पीते बर्टिया उसको बताने लग जाती है कि असल में मैं जो अब चीज आपको बताने वाली हूँ, उस चीज को सुनने के बाद आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। वो कहती है कि असल में यहाँ पर उसने इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट किया है। वो ये भी बताती है कि असल में रीइंकार्नेशन के बाद भी उसके अंदर उसकी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज हैं। वो ये बताती है कि असल में वो जापान नाम के एक शहर के अंदर बोर्न हुई थी और वहीं पर वो बड़ी हुई। उसे स्टोरीज पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था। असल में वो जब एक स्टोरी पढ़ रही थी जिसका नाम ऑटोमेक गेम्स था, यहाँ पर वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी थी। कहानी का मेन कैरेक्टर एकदम ही सिसेल जैसा दिखता था। वो ये भी बताती है कि असल में वो इस कहानी को इतना ज्यादा पसंद करने लगी थी कि एक दिन सडनली जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को इस असल दुनिया में पाया जहाँ पर ये पूरी स्टोरी चल रही है। सिसेल के दिमाग के ऊपर से ये सारी बातें जा रही होती हैं, लेकिन बर्टिया कंटिन्यू रखती है अपनी स्टोरी और कहती है कि असल में अब इस स्टोरी के अंदर आपको एक नोबल डॉटर से प्यार होने वाला है और इसके अंदर मेरा मेन कैरेक्टर है एक विलेनेस का, मतलब कि मैं आपकी लाइफ पूरे तरीके से बर्बाद कर दूं। लड़की को आपके करीब आने से रोकने के लिए मैं यहाँ पर इवेंचुअली अपनी पूरी ही फैमिली को भी अपने साथ ट्रबल में ले आऊंगी। ये सुनने के बाद तो सिसेल और भी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगा था कि आखिर ये लड़की कैसी बातें कर रही है। तभी वो उसको ये भी बताने लग जाती है कि ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो विलेन कौन है। तो असल में वो विलेन मैं ही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है। ये सुनने के बाद तो असल में यहाँ पर सिसेल एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगा था कि ब्यूटीफुल
अब ये सुनने के बाद यहाँ पर बर्टिया को रियलाइज होता है कि असल में तो वो ब्यूटीफुल है ही नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा फेटी है, जिससे कि यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और सिसेल का रिएक्शन उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी फील करवाता है, जिसकी वजह से वो इमीडिएटली वहाँ पर रोने लगी थी। और साथ ही इसी मोमेंट पे वो ये डिसाइड करती है कि अब वो सिसेल से नहीं मिलेगी। वो सिसेल को ये भी कहती है कि योर हाइनेस, अब मैं आपसे पूरे 1 साल बाद मिलने वाली हूँ और मैं आपको वादा करती हूँ कि अब जब 1 साल बाद आप मुझे मिलोगे तो मैं एकदम ही बदली हुई आपको मिलूंगी। अब वो ये सब कुछ कहकर वहां से चली जाती है और सिसेल भी यहाँ पर सोचने लगा था कि उसे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उसे बर्टिया और उसकी बातों के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। वो खुद से कहने लग जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज मैं एक ही बार में देखकर समझ लेता हूँ, लेकिन बर्टिया ऐसी पहली इंसान है जिसे मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। और इसी वजह से उसका इंटरेस्ट उसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद हमें डायरेक्ट 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ेनो सेसिल के पास आता है और उसको कहने लगा होता है कि योर हाइनेस, हमें पता चला है कि आपकी फियोंसे ने खुद को 1 साल तक लॉक करके रखा हुआ था और अब जाकर उन्होंने खुद को आपके सामने आने के लिए कहा है। तभी यहाँ पर सिसेल कहने लग जाता है कि बिल्कुल मुझे इसके बारे में पता है, मुझे पता है कि उसने 1 साल तक खुद पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई होगी। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर जैसे ही वो बर्टिया को देखता है तो वो एकदम ही हैरान हो जाता है, क्योंकि बर्टिया तो बहुत ही ज़्यादा पतली लग रही थी और वो ब्यूटीफुल भी लगने लगी होती है। बर्टिया उससे पूछने लग जाती है कि बताओ योर हाइनेस, मैं कैसी लग रही हूँ। तभी यहाँ पर उसका फादर मार्किस आ जाता है और वो अपनी बेटी को डांटते हुए कहने लगा होता है कि आखिर तुम जीनियस सिसेल के सामने ऐसे बच्चों की तरह कैसे रिएक्ट कर सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि सिसेल कितनी ज्यादा सीरियस है और वो हमेशा लोगों के साथ कोल्ड ही बिहेव करते हैं। अब ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अभी भी बर्टिया नहीं मान रही थी और वो सिसेल का अप्रूवल लेना चाह रही होती है। तभी यहाँ पर सिसेल भी सोचने लग जाता है कि असल में मुझसे ज्यादा कोल्ड तो इसका खुद का फादर ही है, जो कि इतना ज्यादा गुस्सा करते हुए इसको डांट रहा है। के बाद वो उसके फादर को वहां से भेज देता है और फिर ये दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगे थे। जिसके बाद यहाँ पर सिसेल उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है और कहने लगा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई ये देखकर कि तुमने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि वैसे कुछ वक्त बाद मैं भी 11 साल का होने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो वो एकदम से ही हैरान हो जाती है और सडनली वो रोने लगी थी। तभी यहाँ पर अभी सिसेल को भी नहीं समझ आ रहा था कि अचानक से बर्टिया को क्या हो गया है और वो उससे रोने की वजह पूछने लगा था। तभी वो बताती है कि असल में अगर आप 11 साल के होने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं भी जल्दी 10 साल की हो जाऊंगी और मेरे 10th बर्थडे के ऊपर कुछ इस तरीके की भयंकर बीमारी इस जगह पर फैलेगी जिसकी वजह से मेरी मदर की मौत हो जाएगी। सुनकर सिसेल बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी वो कहती है कि असल में इस बीमारी के अंदर और भी ढेर सारे लोग इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन असल में मुझे अपनी मदर को खोने का बहुत ही ज्यादा दुख होगा। जिसके साथ वो ये भी बताती है कि असल में यहाँ पर एक लुओना नाम की लीफ है जिसकी वजह से मेरी मदर ठीक हो सकती है, लेकिन उस समय पर बीमारी इतनी ज्यादा फैलेगी कि ये लीफ कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा और इसी वजह से मैं अपनी मदर को खोने वाली हूँ। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सिसेल को पहले तो यहाँ पर उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं होता और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी बर्टिया के आंसू उससे नहीं देखे जाते। वो उसको भरोसा दिलाता है और कहने लगा होता है कि देखो अगर ऐसा कुछ है भी तब भी मेरे पास पूरा 1 साल है, मैं यहाँ पर इस लीफ के बारे में पता लगा लूंगा एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी मदर को कुछ भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद तो बर्टिया यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सिसेल उसको इस चीज के ऊपर पूरा विश्वास दिलाता है और कहने लगा होता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है कि अब पूरा 1 साल हो गया था और सिसेल अब यहाँ पर बर्टिया से फिर से मिलने के लिए आया था। हमें पता चलता है कि सिसेल यहाँ पर उसको वो दवाई देता है और कहने लगा होता है कि देखो मैंने ये मेडिसिन पहले ही बना ली है, तो अगर अब इसके बाद यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई बीमारी फैलेगी तो यहाँ पर हम पहले इसका क्योर ढूंढ कर रखे हुए हैं, तो मतलब ये है कि तुम अब अपनी मदर को नहीं खोगी। साथ ही यहाँ पर सिसेल की बातें सुनने के बाद बर्टिया बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उससे पूछने लगी होती है कि योर हाइनेस आखिर आपने इस मेडिसिन को कैसे ढूंढा। तो वो गार्डन में टहलते हुए उसको बताने लग जाता है कि असल में जब तुमने मुझे उस बीमारी के बारे में बताया था तो मैं फिर यहाँ पर रॉयल ग्रीन हाउस के अंदर चला गया और फिर लाइब्रेरी के अंदर जाकर मैंने बहुत ही ज्यादा स्टडी की। धीरे धीरे करके मुझे उस लीफ के बारे में भी पता चल गया और फिर उसके बाद में एक डॉक्टर के साथ समय बिताने लगा था। मैं उससे काफी सारे सवाल जवाब किया करता था और धीरे धीरे करके फाइनली वो वक्त आ ही गया जब उस डॉक्टर को इस लीफ के बारे में पता
चला। उसने मुझे बताया कि इस लीफ के बहुत सारे फायदे हैं और यहाँ पर हमको ये भी पता चल गया था कि धीरे धीरे करके एक बीमारी भी फैल रही है सिटी के अंदर, जिसके बाद यहाँ पर मेरे डॉक्टर ने उस लीफ का यूज करते हुए पहले मेडिसिन बनाई और फिर हमने इस बीमारी के पूरे तरीके से फैलने से पहले ही इसे खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी ये जीनियस एबिलिटी देखने के बाद, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सिसेल अब उसको एक गिफ्ट भी देता है जो कि एक पेंडेंट था, जिसके बाद वो उसे इस गिफ्ट के बारे में बताने लगा होता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी खुद से बनाया है। वो कहता है कि असल में ये एक प्रोटेक्टिव चार्म है जो कि मैंने काफ़ी सारे हर्ब्स एंड चीज़ों का यूज़ करके बनाया है। जब वो उसको वो नेकलेस पहना रहा होता है तो एकदम ही बहारों में फूल खिलने लग जाते हैं। माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गया था और यहाँ पर अपनी बल्टिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि सिसेल ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश थी और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ योर हाइनेस कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। जिसके बाद फिर से 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मार्किस और साथ ही सिसेल दोनों ही साथ में बैठे हुए थे। मार्किस बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। तभी यहाँ पर सिसेल उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा थके हुए क्यों लग रहे हो। तभी वो कहता है कि 1 साल हो गया है लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो चुका है। वो बात बात पर मुझे सिर्फ बुरा बनने के लिए कहती है। उसने मुझे एक बुक भी दी है। जब यहाँ पर सिसेल उस बुक को देखता है तो उसमें बुरे बनने के काफी सारे तरीके लिखे हुए थे, साथ में उसमें क्राइम्स के बारे में भी गाइड दिया गया होता है। जिसके बाद यहाँ पर सिसेल सोचने लग जाता है कि आखिर इसको क्या हो गया है। मार्किस ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा परेशान था और फिर कहने लग जाता है कि अगर मेरी बेटी ऐसी ही हरकतें करती रही तो फिर जिस दिन आप उसको सभी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे मुझे डर है कि उस दिन भी कुछ ना कुछ जरूर ही होगा। लेकिन सिसेल उसको परेशान ना होने के लिए कहता है और जिसके बाद हमें फाइनली वो दिन दिखाया जाता है जब सिसेल यहाँ पर अपनी फियोंसे यानी कि बर्टिया को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी लोग बर्टिया से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और यहाँ पर सभी को वो पसंद भी आ गई थी। लेकिन असल में हमें दिखाया जाता है कि जब ये दोनों खड़े हुए थे तभी वहाँ पर एक बंदा विस्काउंट होता है वो वहाँ पर आया एंड वो काफी ज्यादा टची होकर यहाँ पर प्रिंसेस से चिपक कर बातें करने लगा था। अभी सब कुछ देखने के बाद सिसेल का खून खोल रहा होता है कि आखिर ये कौन है जो कि मेरी फियोंसे के साथ में इतना ज्यादा चिपक रहा है, इसको और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता। और यहाँ पर तुरंत ही बर्टिया को साइड में ले जाकर पूछता है कि आखिर तुम उस बंदे को कैसे जानती हो, क्या ये वही बंदा है जो कि एक विलेन है। तभी वो बताती है कि हाँ बिल्कुल ये वही है। वो उससे ये भी पूछने लग जाता है कि जिस बुक के अंदर तुमने क्राइम्स करने के बारे में लिखा था क्या वो सारे ही क्राइम्स करने के तरीके भी तुम्हें उसी बंदे ने बताए। तभी यहाँ पर वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ ऐसा ही है। असल में वो ये बताती है कि असल स्टोरी के अंदर विस्काउंट एक काफी ज्यादा बुरा इंसान होता है और असल में वो यहाँ पर उसके फादर को भी अपने साथ मिलाकर एक बुरा आदमी बना देता है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अपने फादर को उस बंदे से प्रोटेक्ट कर रखने के लिए ही यहाँ पर उसने खुद से ही उस बंदे के साथ में दोस्ती कर ली थी। वो कुछ हद तक अपने फादर को प्रोटेक्ट कर पाएगी और साथ ही उन्हें आसानी से बुरा भी बना पाएगी। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि पता नहीं अपनी स्टोरी से बाहर कब निकलेगी। साथ ही यहाँ पर वो पूछने लग जाता है कि क्या विस्काउंट हमेशा ही तुम्हें इस तरीके से टच करता है। तभी वो कहती है कि हाँ लेकिन इसमें कोई बुराई है क्या। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पर सिसेल का खून खोल जाता है। वो यहाँ पर उससे तो कुछ नहीं कहता लेकिन कुछ वक्त बाद वो मार्किस के पास जाकर उसे सब कुछ बताने लग जाता है कि असल में मार्किस जो है ये बहुत ही ज्यादा बुरा बंदा है और इसके साथ में और भी काफी सारे लोग मिले हुए हैं जो कि काफी ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पर मार्किस को ऑर्डर देता है कि तुम विस्काउंट के टच में रहो और साथ ही धीरे धीरे करके जासूसी करके सारे ही गलत लोगों के नाम निकाल कर मुझे बताओ। वो ये भी कहता है कि असल में तुम्हें विस्काउंट से बर्टिया को दूर रखने की जरूरत है क्योंकि असल में वो उसके साथ काफी गलत हरकतें करता है। ये सुनने के बाद तो मार्किस का खून खोलने लग जाता है कि आखिर उसकी बेटी को कोई किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। तभी यहाँ पर सिसेल उसको बता देता है कि असल में अभी तक उसने कुछ गलत नहीं किया है लेकिन वो उसके करीब आने की कोशिश करता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करके रखो क्योंकि असल में बर्टिया बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। थोड़े दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉयल हमक एकेडमी के अंदर सिसेल मौजूद था और वो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि इस एकेडमी के अंदर
काफ़ी सारी नॉलेज मौजूद है, लेकिन मेरे लिए ये नॉलेज एकदम ही बेकार है क्योंकि रॉयल होने की वजह से मैंने ये सारी नॉलेज पहले ही हासिल कर ली थी। और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है बर्टिया के बारे में, लेकिन सडनली वो बर्टिया की आवाज़ सुनता है। वो चिल्लाते हुए उसके पास आती है और कहती है कि प्रिंस मेरी बात सुनिए, हम लोगों का बच्चा होने वाला है। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी हैरान हो गए थे कि आखिर ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी यहाँ पर सिसेल उसको पकड़ता है और काफी ज्यादा प्यार से पूछता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, किसका बच्चा? ऑफ कोर्स मेरी मदर का ही। तब यहाँ पर उसे समझ में आता है कि यहाँ पर उसने क्या कह दिया है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लग जाती है। सिसेल उसे उस जगह से लेकर जाता है और बाकी सारे लोगों को इशारे से मना कर देता है कि ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी यहाँ पर अब वो बताने लग जाती है कि असल में यहाँ पर मेरी मदर प्रेग्नेंट है और उन्हीं को बेबी होने वाला है, मतलब कि ये मेरा भाई होगा। जिसके साथ ही वो ये भी बताती है कि रियल स्टोरी के अंदर उसका कोई भाई होता ही नहीं है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो जाती है। जिसके बाद उसके फादर एक दूसरे लड़के को अडॉप्ट करते हैं, जिसके बाद वो लड़का यहाँ पर रॉयल हैमक एकेडमी के अंदर भी आता है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस होता है और इसी वजह से यहाँ पर वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर बाकी सारे लोगों की भी अटेंशन को गेन करता है। वो उसका नाम कोड गेन डेलिस नोचिस बताती है। अब यहाँ पर सिसेल थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और फिर सोचने लग जाता है, तो फिर यहाँ पर स्टोरी तो डिफरेंट हो गई है। वो परेशान होती है, उसे नहीं समझ आता कि आखिर आगे क्या करना है। वो ये भी बताती है कि असल में यहाँ पर अब हमारी कहानी की हीरोइन की भी एंट्री होने वाली है, जो कि यहाँ पर अपने चार्म से सभी को पागल बनाने वाली है। अब सिसेल इसके बारे में भी सोचने लगा था और वो यहाँ पर उसे बताने लग जाती है क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक नहीं है तो फिर यहाँ पर वो अपने चार्म का जादू तो नहीं कर पाएगी ना। तभी यहाँ पर वो उसको कहने लग जाता है कि ऐसा तुमसे किसने कहा, इस वर्ल्ड के अंदर भले ही मैजिक नहीं हो लेकिन हमारे पास में स्पिरिट्स हैं जिनका यूज करके यहाँ पर हम लोग चार्म जैसे मैजिक को रिक्रिएट कर सकते हैं। तभी वो कहने लग जाती है कि असल में इस कहानी की हीरोइन के पास भी इसी तरीके की पावर है। इवन वो यहाँ पर अपने इसी मैजिक का यूज करते हुए काफी सारे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। सिसेल उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे उन लोगों के नाम बता सकती हो जिनको वो अट्रैक्ट करने वाली है। तभी वो बताने लग जाती है कि हाँ, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें वो अट्रैक्ट करेगी और फिर उन सभी लोगों का नाम भी उसे धीरे धीरे करके बताने लग जाती है। लॉर्ड चार्ल्स, लॉर्ड नोकिंस, लॉर्ड शॉन का नाम भी वो उसे बताने लग जाती है। वो कहती है कि आगे चल के इन सभी का लव इंटरेस्ट आएगा। अभी वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। वो ये भी बताती है कि अगर यहाँ पर मेरा छोटा भाई बॉर्न नहीं होता तो फिर यहाँ पर वो लड़का जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है वो यहाँ पर एकेडमी के अंदर जाकर काफी ज्यादा जल्दी रेप्यूटेशन हासिल कर लेता और वो हमारे बहुत ज्यादा काम भी आने वाला था। तब यहाँ पर सिसेल अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि भले ही वो यहाँ पर उसके फियोंसे के घर में उसका भाई बनकर नहीं रह सकता लेकिन वो उसे दूसरी फैमिलीज में भी अडॉप्ट करवा सकता है। वो उसको कहता है कि अगर ऐसा ही है तो वो बहुत जल्दी उस बंदे को भी अपने साथ में रख लेगा और यहाँ पर इसके जरिए से वो यहाँ सारी चीजों को काफी इजीली हैंडल कर सकता है। जिसके बाद वो फाइनली जाकर उस बंदे से मिलने के लिए एक मीटिंग अरेंज करता है और साथ ही कोड गेन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी सिसेल बहाना बनाता है कि वो यहाँ पर जमींदार के बारे में पूछने के लिए आया है कि आखिर वो अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करता। तभी कोड गेन उसको बताने लग जाता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी सिसेल उसको कहता है लेकिन लोग तो हमेशा उसके बुरे बिहेव के बारे में कंप्लेन करते हैं। तब जाकर यहाँ पर कोड गेन उसे बताता है कि भले ही वो उसे थोड़े बुरे तरीके से बात करता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, वो हमेशा ही लोगों के अच्छे के बारे में सोचता है। वो ये भी बताता है कि अभी रिसेंटली उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई थी। असल में वो फसल जल्दी काटना चाहते थे लेकिन यहाँ पर जमींदार का कहना ये था कि इस फसल को 2 हफ्ते बाद ही काटा जाए। असल में अगर ऐसा लोग करते तो फिर वो फसल और भी ज्यादा अच्छी हो जाती, लेकिन किसी ने भी उसके बुरी बात करने के तरीके की वजह से ही उस फसल को देर से नहीं काटा और यहाँ पर अपना खुद का ही नुकसान कर लिया। ये सुनने के बाद सिसेल समझ जाता है कि असल में यहाँ पर जमींदार काफी अच्छा इंसान है। जिसके बाद वो मुस्कुराने लग जाता है और यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ। वो कोड गेन को ये कहता है कि मैं चाह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर अब मेरी कुछ बुरे लोगों को पकड़ने में मदद करो और इसी वजह से मैं तुम्हें रॉयल हैमक एकेडमी के अंदर भी एडमिशन दिलाने वाला हूँ। साथ ही मैं तुम्हें एक रॉयल फैमिली के अंदर अडॉप्ट करवा दूंगा। वो बहुत ज्यादा खुश
होता है और कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि कभी मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा चमक जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरे लिए इतना किया है और इसके बदले में पूरी ईमानदारी से आपके साथ काम करूँगा। जिसके कुछ वक्त बाद सिसेल वापस से मिलने के लिए आता है यहाँ पर बर्टिया से और उसको सारा इंसिडेंट बता देता है। बर्टिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर कहती है कि इस तरीके से तो अच्छे से हैंडल हो जाएंगी। तभी यहाँ पर बात करने लग जाते हैं ये लोग स्पिरिट्स के बारे में। तभी यहाँ पर सिसेल उसको बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिट्स मौजूद है। ये सुनने के बाद बर्टिया हैरान होती है और उसके हिसाब से तो स्पिरिट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तभी वो बताता है कि असल बात तो ये है कि यहाँ पर जो तुम्हारा कूरो है वो भी एक स्पिरिट ही है। और वो पूछने लग जाता है कि तुमने इसे कहाँ से ढूंढा। तो वो बताती है कि असल में एक दिन वो उसे जंगल में मिला था और उसी वक्त यहाँ पर उसको चोट भी लगी थी। तो यहाँ पर कूरो ने उसकी चोट को शक कर लिया था और यहाँ पर उसी वक्त उसने कूरो को नाम भी दिया था। तब यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि असल में किसी को भी अपना स्पिरिट एनिमल बनाने के लिए यही प्रोसेस तो करना होता है, उसे ब्लड देना होता है और साथ ही उसके लिए एक नाम भी। ये सुनकर तो यहाँ पर बर्टिया बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो उसे ये भी बताता है कि असल में उसके साथ में खड़ा हुआ उसका ये बटलर यानी कि जीनो भी एक स्पिरिट ही है। ये सुनकर तो वो और भी ज़्यादा हैरान होती है। तो वो यहाँ पर उसको कुछ बुक्स भी देता है स्पिरिट्स के बारे में पढ़ने के लिए और सोचने लगा था कि एक ऐसी हीरोइन जो कि स्पिरिट से लोगों को अपना दीवाना बनाएगी, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ वक्त बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रिंस सिसेल सारे न्यू एडमिशंस का स्वागत करने लगा था। वो सभी को कहने लग जाता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आप सभी का वेलकम करता हूँ। वो सभी को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि आप सभी हमक अकेडमी के अंदर काफी अच्छे से स्टडी करेंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। साथ ही वो यहाँ पर सबको अपनी फियोंसे यानी कि बर्टिया के बारे में भी बताता है कि उसने भी इस एकेडमी के अंदर एडमिशन ले लिया है। जिसके बाद बर्टिया स्माइल करने लगी थी। अब हमें स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे वो सभी बातें करने लगे होते हैं यहाँ पर प्रिंस सिसेल और साथ ही बर्टिया के बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स यहाँ पर कहने लगा होता है कि मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि सभी लोग वहाँ पर मिस बर्टिया को बहुत ज्यादा नोटिस करने वाले हैं। तभी शॉन यहाँ पर कहने लग जाता है सिसेल से कि आगे चल के वो आपकी वाइफ बनने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ में फ्रेंडशिप कर लूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि नेल्ट वहाँ पर थोड़ा नर्वस नजर आ रहा था और कहता है कि मिस बर्टिया जैसी कॉन्फिडेंट लड़की मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराती है। जबकि वेल्ट का कहना यह था कि वो एक जबरदस्त लेडी है और उनकी ट्रेनिंग काफी अच्छे से चलती होगी। ये सुनने के बाद यहाँ पर नेल्ट उसको कहने लग जाता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, उनके जैसी नोबल लेडी आखिर कैसे यहाँ पर इस तरीके की ट्रेनिंग कर सकती है। लेकिन वो उसकी बात को डिनाई करते हुए कहता है कि मुझे तो यही लगता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में थोड़ी बहस करने लगे थे। फिर इन सभी का ध्यान कोडगेन के ऊपर जाता है और फिर वो कहने लग जाते हैं कि वो तो तुम्हारी फैमिली से ही बिलोंग करती हैं, तो क्या अभी तक तुमने मिस बर्टिया के साथ में मुलाकात नहीं की है। तभी कोडगेन उन सभी को बताने लग जाता है कि असल में वो मेरी फैमिली की बहुत दूर की रिलेटिव है, इस वजह से मैं अभी तक उनसे नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मेरी उनसे मुलाकात होगी। अभी लोग यहाँ पर आपस में बातें कर ही रहे थे तब वो बताता है कि मिस बर्टिया उससे मिलने के लिए आई है, तो वो वहाँ से जा ही रहा था। तभी यहाँ पर चार्ल्स उससे पूछने लग जाता है कि क्या आप सही में उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि असल में यहाँ पर वो कभी भी किसी को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लगा था कि हाँ बिल्कुल वो मेरी फियोंसे है, आखिर मैं उससे क्यों नहीं मिलना चाहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला गया था उससे मिलने के लिए और बाकी सब लोग भी वहाँ पर उससे मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में यहाँ पर उसको हीरोइनिया भी मिलती है, लेकिन असल में वो उसे इग्नोर करके डायरेक्टली ही यहाँ पर मिलने के लिए चला जाता है बर्टिया से। अब बर्टिया के साथ में यहाँ पर काफी सारी और भी नोबल लेडीज बैठी हुई थी और साथ ही हमें कूरो भी दिखाया जाता है जिसने अपने आप को एक मेड की फॉर्म में चेंज कर लिया था और साथ ही उसके कान और उसकी टेल वहाँ पर नजर आ रही होती है। सिसेल इस चीज को नोटिस कर लेता है, जिसके बाद बर्टिया अपने ग्रुप की सारी लेडीज से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाती है सिसेल को। वो बताती है सभी मेरी टोली का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर सिसेल थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछने लगा था कि क्या ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, आखिर तुम इन्हें टोली क्यों बोल रही हो। तभी इतनी देर में एक लड़की जिसका नाम जुआना था वो बताने लग जाती है कि असल में हम लोगों ने यहाँ पर एक अनऑफिशियल फैन क्लब बनाया है मिस बर्टिया के नाम से, और मिस बर्टिया बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो गई है सभी लोगों के बीच में, इसीलिए यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये क्लब बनाया गया है। तो अगर वो असल में हमें टोली बोल
भी रही हैं तो ये चीज़ एक तरीके से सही ही है। जिसके बाद बाकी सारी लड़कियां भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ बर्टिया की करने लग जाती हैं और उन सभी को बर्टिया का नेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद भी था। अब यहाँ पर बर्टिया अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि असल में तो उसे विलेन बनना है, लेकिन वो यहाँ पर हीरोइन बनती जा रही है। वेल उसको एक फ्लावर पॉट देता है जिसके अंदर ब्लू कलर के फ्लावर्स थे और वो कहने लगा होता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये सुनकर बर्टिया कहती है लेकिन आपने इसको पॉट के साथ में क्यों लेकर आया है। तभी वो बताने लग जाता है कि असल में ये जो फ्लावर्स मैंने खुद से क्रिएट की है ये असल में वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, इसलिए मैं इसको पॉट में कर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। सिसेल को लगता है कि शायद बर्टिया को वो फ्लावर्स पसंद नहीं आए, जबकि बर्टिया कहती है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा इसको देख के। वो यहाँ पर खुशी खुशी उस फ्लावर को एक्सेप्ट करती है। अब अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि सिसेल ने मिस जोआना को मिलने के लिए बुलाया था काउंसिल रूम के अंदर। अब जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो वो काफी ज्यादा आराम से बिहेव कर रही थी, लेकिन सिसेल ने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि तुम और बर्टिया आखिर कैसे मिले। तभी वो बताने लग जाती है कि असल में मिस बर्टिया ने एक बुक लिखी थी जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और इसी वजह से काफी सारे लोग उन्हें पसंद भी करने लगे। मेरी मुलाकात उनसे एक पार्टी के दौरान हुई थी। ये सुनकर सिसेल कहता है कि हाँ, उसके बुक लिखने के टैलेंट को तो मैं जानता ही हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर वो पूछने लगा होता है कि अब ऑफिशियल बातें हो गई हो तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपके क्लब के अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पर वो कहने लगी होती है कि आप आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं, और आखिर हमारे ग्रुप में ऐसे लोग होंगे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और कहती है कि मिस बर्टिया को अगर कुछ होगा भी तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं और बाकी सारे टोली के मेंबर्स मौजूद हैं। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पर सिसेल शांत रहता है और उसको कहता है कि असल बात ये कि मुझे पता है कि तुम मेरे छोटे भाई को पसंद करती हो। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो फिर हो सकता है कि ये सीक्रेट इस जगह से बाहर चला जाए। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, लेकिन फिर सिसेल उससे प्यार से पूछने लग जाता है कि बताओ मुझे आखिर तुम्हारे ग्रुप के अंदर कोई ऐसा है या फिर नहीं। तभी वो उसको एक पेपर निकाल के देती है और यहाँ पर काफ़ी सारे लड़कों और लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। सिसेल यहाँ पर इन सारे ही नामों को काफ़ी ध्यान से पढ़ रहा था। तब जाकर यहाँ पर मिस जोआना एक्सप्लेन करती है कि असल में यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ ग्रुप में ऐसी हैं जो कि यहाँ पर शान और बाकी सारे लोगों को पसंद करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेल मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मिस बर्टिया को पसंद करते हैं। इस वजह से इनडायरेक्टली वो नोबल लेडीज कहीं ना कहीं मिस बर्टिया को हेट करती है। जिसके बाद यहाँ पर वो ये सारी बातें बताकर कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि अब मेरा सीक्रेट बाहर नहीं जाएगा। तभी सिसेल उसको परेशान ना होने के लिए कहता है और कहने लगा होता है कि हाँ, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जिसके बाद यहाँ पर जीनो उसको याद दिलाता है कि मिस बर्टिया ने आपको गार्डन में बुलाया था किसी काम के लिए। अब यहाँ पर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और खुद से ही कहता है कि बर्टिया मुझे बहुत ही कम अपने पास बुलाती है, न जाने आखिर क्या ही होगा। और वो तुरंत ही गार्डन में चला जाता है, लेकिन गार्डन में जाने पर उसे दूर दूर तक बर्टिया नहीं नजर आ रही थी, जबकि एक पेड़ के पास वहाँ पर हीरोइनिया लेटकर सो रही होती है। तब यहाँ पर सिसेल समझ जाता है कि ये असल में प्लान होगा बर्टिया का ही। वो यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता बल्कि बुक पढ़ने लगा था। साथ ही यहाँ पर वो नोटिस करता है कि बर्टिया तो यहाँ पर गार्डन के पीछे छिपी हुई है और वो कैसे भी करके इन दोनों को मिलाना चाहती है। अब यहाँ पर हीरोइनिया भी पूरे तरीके से रेडी थी अपने सिसेल से मिलने के लिए। वो यहाँ पर थोड़ा खांसती भी है ताकि वो उसे नोटिस कर ले, लेकिन सिसेल उसे बिल्कुल भी नोटिस करने के मूड में नहीं था। इसी बीच यहाँ पर बर्टिया चिल्लाने लग जाती है। असल में वहाँ पर एक वॉर्म उसके सर के ऊपर चढ़ गया था, जिससे कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी। सिसेल तुरंत ही उसके पास चला जाता है और पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो। तो वो डरते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लग जाता है कि मुझे तो तुम ही ने यहाँ पर बुलाया था। तो बर्टिया झूठ बोल देती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर प्रिंसेस जोआना भी मौजूद है, क्या पता उन्होंने आपको बुलाया हो। सिसेल उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसे लालच देता है कि चलो हम चाय पीते हैं और साथ में कुछ स्वीट्स भी खाएंगे। अब बर्टिया वहाँ पर तुरंत ही मान जाती है और वो दोनों ही वहाँ से जा रहे थे। तब यहाँ पर हीरोइनिया उसको रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। बाद में वो दोनों रूम के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन बर्टिया एक बार फिर से बहाना बनाती है और कहने लगी थी कि मैं अपना डस्टर एक रूम में भूल चुकी हूँ, क्या आप उसे लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जीनो और साथ ही सिसेल दोनों ही समझ गए थे कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन सिसेल उसको मना भी नहीं करता। वो फाइनली उस रूम में चला जाता है जहाँ पर हीरोइनिया पहले से ही मौजूद थी। वो उसे देखकर ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे उसे पता
पता ही नहीं था कि सिसेल यहाँ पर आने वाला है। बाहर से एक लड़की दरवाज़ा लॉक करके चली जाती है। अब यहाँ पर तभी वो कहती है कि मुझे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि आप और मैं रूम के अंदर अकेले हैं प्रिंस। लेकिन वो तो यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहता, जबकि वो एक बार फिर से बातों को इनिशिएट करते हुए कहती है कि जो फ्लावर्स आपने मुझे भेजे थे मैंने उन्हें अपने पास में रख लिया है। सिसेल परेशान हो जाता है और सोचने लगा था कि मैंने इसको फ्लावर्स कब भेज दिए। फिलहाल के लिए वो उसे इग्नोर करता है और सोच रहा था कि मैं कैसे इस जगह से बाहर निकलूं। लेकिन यहाँ पर बर्टिया लगातार उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी। फिर में वो उसकी बातों से इतना तंग हो जाता है कि वो खुद ही वहाँ से खिड़की से कूदकर चला जाता है। और हीरोइन को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर सिसेल उसे इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों करता है। जिसके बाद वो वापस से बर्टिया के पास आ जाता है और हमें पता चलता है कि 1 साल तक बर्टिया ने लगातार ऐसे ही काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस बनाते हुए उन दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार रहीं क्योंकि असल में सिसेल अभी तक सिर्फ उसका नाम ही जानता है और वो अभी तक उससे बातचीत नहीं किया है। जिसके साथ ही यहाँ पर अब बर्टिया कहने लग जाती है कि आप तो यहाँ पर प्रिंसेस हीरोइनिया को अच्छे से जानते होंगे। लेकिन सिसेल कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, बाकी मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछती है कि आखिर आपको उनके बारे में कैसे कुछ नहीं पता, जबकि मैंने तो इतनी ज़्यादा कोशिश की आपको उनसे मिलाने की। लेकिन तभी वो पकड़ी जाती है और सिसेल कहता है कि क्या क्या कहा आखिर तुमने। तो वो बातों को घुमाने लग जाती है और कहती है कि अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, लग रहा है कि आप यहाँ पर गलत समझ रहे हैं मेरे बारे में। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैटर को डाइवर्ट कर देती है। अब बाद में दिखाया जाता है कि जीनो यहाँ पर फैन क्लब्स की रिपोर्ट लेकर आया था। तभी यहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर और भी काफ़ी सारे क्लब्स बने हुए हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जीनो कहता है कि सिसेल अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर इन सारे क्लब्स को भी इन्वेस्टिगेट करूँ। लेकिन सिसेल कहता है कि फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि इन क्लब्स को इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, तो फिलहाल के लिए इस मैटर को तुम ऐसे ही रहने दो। कुछ वक्त बाद सिसेल, बर्टिया और उसके साथ वाली एक लड़की चले गए थे घुड़सवारी करने के लिए। तभी यहाँ पर सिसेल बर्टिया को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगा होता है कि आज तुम इन घुड़सवारी वाले कपड़ों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और यहाँ पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। जिसके कुछ वक्त बाद ये लोग अपनी घुड़सवारी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभी बर्टिया सिसेल को कहने लगी होती है कि उसे घुड़सवारी नहीं आती है। तो सिसेल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम से अपने हॉर्स को चलाए। जिसके बाद यहाँ पर सिसेल उसकी बात कहाँ ही सुनता है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के बीच में रेस लग गई थी और सिसेल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुड़सवारी कर रहा होता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से वापस आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मिस और लॉर्ड चार्ल्स यहाँ पर साथ में खड़े हुए थे। लॉर्ड चार्ल्स यहाँ पर मिस एना को देखकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे और हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर लॉर्ड चार्ल्स मिस एना को पसंद करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को कह नहीं पाते। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर बर्टिया आ जाती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम से कहकर चली जाती है कि लॉर्ड चार्ल्स, मुझे लगता है कि आपके दिल में जो भी चीज़ है आपको वो कन्फेस कर देनी चाहिए। जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होकर तुरंत ही यहाँ पर आ जाता है सिसेल के पास में। कहता है कि मिस बर्टिया, आज मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट मौत के मुंह में डालने वाली थी। सिसेल पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हुए बताता है कि असल में वो यहाँ पर मिस एना को पसंद करता है, लेकिन मिस एना उसके बड़े भाई के फियोंसे है। लेकिन फिर भी वो उसे बहुत ही ज़्यादा चाहता है। वो इस चीज़ को कन्फेस भी नहीं कर पा रहा है। वो मजबूर हो गया है और अपने दिल को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रहा था, लेकिन हमें पता चलता है कि बर्टिया और मिस एना वहाँ पर पीछे ही खड़ी हुई थी। और यहाँ पर मिस एना जैसे ही लॉर्ड चार्ल्स के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी। अब यहाँ पर जब पूरे तरीके से सब कुछ उसने कन्फेस कर ही दिया था तो वो यहाँ पर आगे बढ़ता है और फाइनली उसे प्रपोज करता है। मिस एना भी यहाँ पर इस चीज़ के लिए हाँ बोल देती है। जोआना और साथ ही लॉर्ड श्वान साथ में खड़े थे और वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिस जोआना को लॉर्ड श्वान काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पा रही है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक और प्रिंसेस यहाँ पर प्रिंस नेल्ड को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही होती है। वो हमेशा ही उसका ख्याल रखती है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर प्रिंसेस ऐसा क्यों कर रही है। जिसके कुछ वक्त बाद ये लोग कुकीज़ बनाने लगे थे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब कुकीज़ बनी होती है, जिसे देखकर तीनों का ही मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। जिसके बाद यहाँ पर जोआना डिसाइड करती है कि अब जब उसने कुकीज़ बनाए तो वो इन्हें वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी और जाकर श्वान को खिला
खिला देती है। श्वान यहाँ पर कहता है कि माफ़ कीजिएगा लेकिन ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। तभी जोआना उसे बताती है कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो तुरंत ही कहता है कि ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर भी आप ऐसे ही इम्प्रूव करती रहेंगी। जबकि दूसरी तरफ नेल्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान था और यहाँ पर प्रिंस को बता रहा होता है कि फादर ने उसे काफ़ी ज़्यादा डांटा है। तभी यहाँ पर वही प्रिंसेस फिर से आ जाती है और वो यहाँ पर उसकी फिक्र कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर नेल्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुमने। ये सुनने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और दुखी होते हुए वहाँ से चली जाती है। जबकि हमें पता चलता है कि बाद में बर्टिया ने नेल्ट को जाकर सब कुछ बता दिया था कि वो तुम्हारी फिक्र इसलिए करती है क्योंकि वो तुम्हें बुरे लोगों से बचाना चाहती है और तुमने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो अगले ही दिन जाकर प्रिंसेस से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि मैंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया, लेकिन अब जब मुझे सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से हम दोनों साथ में रहेंगे। सिसेल और बर्टिया भी ये सब कुछ दूर से देख रहे थे और यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। बर्टिया को यहाँ पर सिसेल काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता है और उसको कहने लगा होता है कि देखो यहाँ पर तुमने सारे ही लोगों को मिला दिया है, आखिर इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या ही होगी। जबकि यहाँ पर प्रिंसेस भी मौजूद थी और वही सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। उसके गुस्से को देखकर तो ऐसा लगता है कि असल में इस कहानी की मेन विलन बर्टिया नहीं बल्कि वो खुद ही बनने वाली है। जिसके बाद क्लास के अंदर दो लड़कियों को देखते हैं जो कि बर्टिया की लिखी हुई बुक ही पढ़ रही थी। उन्हें वो बुक पढ़कर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर हीरोइनिया भी आ जाती है और वो यहाँ पर इनको बुक पढ़ते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। हालांकि वो डायरेक्टली तो यहाँ पर इन लोगों को कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए वो यहाँ पर झूठ बोलने लग जाती है। वो अफवाह फैलाती है कि बर्टिया ने उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। वो यहाँ पर रोने का नाटक भी करने लग जाती है और ये कहती है कि वो मुझे हमेशा ही बुली करती रहती है और उसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती। हीरोइनिया ये झूठ भी बोल देती है कि असल में ये जो बुक वो दोनों लड़कियां पढ़ रही हैं वो तो बर्टिया ने लिखी ही नहीं है, वो उसने पैसे देकर लिखवाई है। अब उसकी सारी स्टूपिड बातें सुनने के बाद भी वो लड़कियां उसके ऊपर भरोसा नहीं करती हैं और उन्हें दोनों ही लड़कियों को साफ दिख रहा होता है कि हीरोइनिया यहाँ पर बर्टिया से जल रही है। जबकि दूसरी तरफ कोड गेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सिसेल से मिलने के लिए आया था। वो थोड़ा परेशान भी लग रहा होता है और फिर यहाँ पर सिसेल जब उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है तो वो कहता है कुछ नहीं। सिसेल उसको कहता है क्योंकि वो अब हाई स्कूल के अंदर जाने वाला है, इसलिए मिडिल स्कूल के स्टूडेंट की काउंसलिंग वो यहाँ पर कोड गेन को सौंपना चाहता है जिससे कि वो उसे अच्छे से संभाल ले। अब यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन कोड गेन जिस चीज़ को इतनी देर से छुपा रहा था वो एम्बैरेसमेंट के मारे उसकी शक्ल पर आ ही जाती है। फिर वो यहाँ पर काफ़ी पोलाइटली पूछने लग जाता है कि क्या यहाँ पर वो बर्टिया को अपने आप को एल्डर ब्रदर बुलाने की इजाज़त दे सकता है। असल में बर्टिया काफ़ी टाइम से कोड गेन के पीछे पड़ी हुई है और वो चाहती है कि वो कोड गेन को अपना बड़ा भाई यानी कि एल्डर ब्रदर कहकर एड्रेस करे, लेकिन सिसेल यहाँ पर एकदम ही मना कर देता है और उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सिसेल को बुरा भी लग रहा होता है। जबकि कोड गेन यहाँ पर थोड़ा उदास था और फिर वो पूछने लग जाता है कि आखिर सिसेल आप इस चीज़ के लिए क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि बर्टिया मुझसे बार बार पूछने लग जाती है कि आखिर वो कब उसे एल्डर ब्रदर कहकर एड्रेस कर पाएगी और उसे बार बार उसको रिजेक्ट करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो सिसेल के ऑर्डर के आगे भी कुछ नहीं कर सकता था। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है सिसेल, जैसा आप कहें, अगर आप नहीं चाहते कि लेडी बर्टिया मुझे एल्डर ब्रदर कहकर एड्रेस कर, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स एंड बाकी सब लोग भी उस जगह पर आ गए थे और सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। अब सिसेल नोटिस करता है कि सभी लोगों ने अपने कान के अंदर कुछ तो अच्छा सा ईयरिंग पहन के रखा हुआ है। अब यहाँ पर तभी चार्ल्स उसको बताता है कि असल में ये ईयरिंग सभी को दिया है बर्टिया ने और यहाँ पर जितने भी सभी लोग मौजूद हैं वो सभी उस ईयरिंग को यहाँ पर शो करने लग जाते हैं। लेकिन सिसेल को अब तक इस तरीके का कोई भी ईयरिंग नहीं मिला था जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगा था। वो अंदर ही अंदर ये सोचने लग जाता है कि जब बर्टिया ने सभी लोगों को खुद से ईयरिंग बनाकर दिया है तो फिर उसने उसको ईयरिंग बनाकर क्यों नहीं दिया। चार्ल्स समझ जाता है कि यहाँ पर शायद
सिसेल ऑफेंड हो गया है तो वो उससे पूछने भी लग जाता है कि क्या हुआ है सिसेल, आप थोड़ा परेशान और गुस्से में लग रहे हैं। लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं, मैं कहाँ ही गुस्से में हूँ, और वो ऐसा झूठ बोलने लग जाता है। लेकिन सिसेल को खुद भी रियलाइज़ हो रहा था कि जब वो गुस्से में होता है तो यहाँ पर वो अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर पाता, और सभी लोग थोड़ा परेशान भी हो गए थे उसके इस गुस्से को देखकर। कुछ वक्त बाद यहाँ पर बर्टिया और सिसेल दोनों ही बैठकर चाय पी रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सिसेल उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम क्यों कोड गेन को फोर्स कर रही हो बार बार उसको एल्डर ब्रदर कहने के लिए। तभी यहाँ पर वो पोलाइटली कहती है कि असल में गेम के अंदर तो क्योंकि उसे मेरा ब्रदर बनना था तो फिर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन चीज़ें अब इतनी ज़्यादा उल्टी फुल्टी हो चुकी हैं कि अब यहाँ पर कोड गेन को मुंह भुला भाई बनाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। बताती है कि क्योंकि उसका कोई एल्डर ब्रदर नहीं है इसलिए वो कोड गेन को एल्डर ब्रदर कहकर एड्रेस करना चाह रही है, जिससे कि उसे भी अच्छा लगेगा। सिसेल यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनने लगा था और फिर कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुम मुझे एल्डर ब्रदर सिसेल कहकर बुला सकती हो। लेकिन ये सुनने के बाद तो यहाँ पर बर्टिया थोड़ा शर्माने लग जाती है और फिर वो कहती है कि जब तुम मेरे फियोंसे हो तो आखिर मैं कैसे तुम्हें एल्डर ब्रदर कह सकती हूँ। तभी यहाँ पर वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मुझे सिख सकती हो, इसमें कोई परेशान होने वाली बात तो नहीं है। लेकिन बर्टिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी। तभी सिसेल उसको कहता है कि तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओ, जिसके बाद वो शर्माते हुए फाइनली उसका नाम लेकर बुला देती है। और सिसेल को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। जिसके साथ ही अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी सिसेल फाइनली उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम मुझे वो चीज़ कब देने वाली हो। तब यहाँ पर वो थोड़ा शर्माने लग जाती है क्योंकि असल में उसे थोड़ा एम्बेरस्ड भी फील हो रहा था। तभी यहाँ पर सिसेल कहता है कि जब मैंने सभी लोगों के पास में उस ईयरिंग को देखा तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, आखिर तुमने क्यों मुझे वो ईयरिंग अभी तक नहीं दिया है। तभी यहाँ पर बर्टिया के पास में उसे देने के लिए कोई जवाब ही नहीं था। वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो सिसेल को क्या कहे। तभी सिसेल उसके गले में पड़े हुए उस लॉकेट को पकड़ लेता है और फिर उसके अंदर से वो 2 मैचिंग ईयररिंग्स निकालता है। अब देखने वाली बात तो यहाँ पर ये थी कि दोनों ही जो ईयररिंग्स थे वो यहाँ पर उन दोनों के ही हेयर कलर से मैच कर रहे थे और इन ईयररिंग्स का डिज़ाइन थोड़ा अलग भी था। अब यहाँ पर ये सब कुछ दिखाते हुए बर्टिया तो थोड़ा एम्बेरस्ड फील कर रही थी, लेकिन सिसेल तो बहुत ज़्यादा खुश था। वो कहता है कि आखिर तुमने अब तक क्यों इस चीज़ को मुझसे छुपा कर रखा। वो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सभी लोगों को ईयररिंग के अंदर चार्म मैजिक से बचने की एबिलिटी भी डाल के दी है, जिससे कि सभी लोग यहाँ पर हीरोइनिया के चार्म के अंदर नहीं फंस पाएँ। जिसके बाद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मैं नहीं चाहती थी कि हीरोइनिया यहाँ पर किसी को भी अपने चार्म में फंसा ले, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी सारे लोगों को अपने चार्म के जादू के अंदर फंसा चुकी है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर सिसेल खुश होकर उसके कान के पास में ईयरिंग लाकर उसे पहना देता है और यहाँ पर दिखाया जाता है भी यहाँ पर कुछ तो अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है बर्टिया के ऊपर, जिससे कि कूड़ो यहाँ पर तुरंत ही आकर उसको पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर सिसेल उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो, जीनो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ बर्टिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मैजिक का यूज़ कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर कभी भी हीरोइनिया के चार्म के अंदर बर्टिया ना फंस पाए। ये सुनकर बर्टिया को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और उसे नहीं समझ आ रहा था कि सिसेल आखिर कैसे उसका इतना ज़्यादा ख्याल रख लेता है। सिसेल खुद भी उस ईयरिंग को पहन लेता है और साथ ही यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहने लग जाता है कि आजकल मैं काफ़ी सारे फेक र्यूमर्स तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ और ये सारे के सारे हीरोइनिया ही फैला रही है। लेकिन बर्टिया का मानना ये था कि अगर ऐसा हो भी रहा है तब भी कोई बात नहीं है, इन दी एंड सिसेल एंड हीरोइनिया दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिसेल को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्यों ही बार बार बर्टिया उन दोनों को मिलाने के लिए लग जाती है, जबकि सिसेल तो हीरोइनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब सिसेल उस जगह से जा ही रहा था तभी एक बंदा उसको रोक लेता है और बताता है कि सिसेल के फादर ने उसको ये ऑर्डर दिया है कि वो 4 महीने के लिए नेबरहुड कंट्री में जाए और वहाँ पर स्टडी करे। अब सिसेल कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो उस जगह पर चला जाता है। अब वहाँ पर जाने के बाद वो उस जगह के ड्यूक से मिलता है कि बताने लगा था कि असल में उसका जो काम है वो अल्कोहल का है एंड वो अल्कोहल बनाता है। साथ ही वो अपने बनाए हुए अल्कोहल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रहा था और उसमें आए हुए सडन राइट्स के बारे में भी बता रहा होता है। लेकिन सिसेल उसको काफ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रहा होता है। असल में यहाँ पर उस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा प्राइस अल्कोहल का बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन क्योंकि लोग आदी हो चुके थे उस अल्कोहल के, तो इसलिए वो यहाँ पर उसे अफोर्ड करना चाहते थे कैसे भी। लेकिन
लेकिन यहाँ पर ड्यूक की सारी बातें सुनने के बाद सिसेल उसको ये कहता है कि खैर जो कुछ भी तुमने यहाँ पर किया है वो स्ट्रेटेजी मैं अच्छे से समझ गया हूँ। पहले तुमने कम दामों पर लोगों को अल्कोहल की आदत लगाई और अब जब वो यहाँ पर अल्कोहल के आदी हो चुके हैं तो तुमने उसका प्राइस बढ़ा दिया। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। ड्यूक यहाँ पर समझ गया था कि सिसेल से कुछ भी छुपाना उसके लिए आसान नहीं होने वाला है और वो यहाँ पर इस चीज़ को कवर करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन सिसेल यहाँ पर डायरेक्टली उसको बोल देता है कि अब ड्यूक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही सिसेल भी यहाँ पर खुद से अल्कोहल बनाने की प्रोसेस अपने किंगडम के अंदर स्टार्ट करवा देगा, जिससे कि इन बढ़ते प्राइसेस के लिए यहाँ पर उसके लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सुनकर ड्यूक को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो क्या ही कह सकता था। अब कुछ वक्त बाद यहाँ पर सिसेल को एक लेटर मिलता है जिसके अंदर यहाँ पर बर्टिया के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी एब्सेंस के अंदर हीरोइनिया काफ़ी सारी र्यूमर्स फिर से फैलाने लगी है। इवन एक बुक को डिस्ट्रॉय करके उसका इल्ज़ाम बर्टिया के ऊपर लगा दिया, उसके शूज़ के अंदर कुछ पत्थर वगैरह डाल दिए और साथ ही कुछ खाने की चीज़ों के अंदर भी उसने काफ़ी सारे इंसेक्ट्स वगैरह डाल के बर्टिया के ऊपर नाम लगा दिया था। ये सब कुछ पढ़ के सिसेल को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो ये चीज़ नोटिस करता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर बर्टिया ने कोई भी शिकायत नहीं की है सिसेल से हीरोइनिया के बारे में, और वो समझ जाता है कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर बर्टिया बस उन दोनों को मिलाने की सोच रही है। जिसके एक हफ्ते बाद सिसेल वापस आ जाता है और यहाँ पर बर्टिया उसका वेलकम करती है। आते ही सिसेल सबसे पहले उन र्यूमर्स के बारे में पूछने लग जाता है। बर्टिया उन सभी को काफ़ी लाइटली ले रही थी और कहती है कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तब भी ये चीज़ मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं करती है। आखिरकार हीरोइनिया आपसे प्यार करती है और वो इसलिए ही ये सब कुछ कर रही है। हमें यह भी पता चलता है कि असल में हीरोइनिया ने अपने चार्म का जादू काफ़ी सारे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जिससे कि अगर वो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम कोस करती है तो वो लोग उसके साथ टीम अप करके उसका सपोर्ट कर सकें। अब ऐसे ही करते हुए काफ़ी सारे महीने निकल चुके थे, लेकिन यहाँ पर हीरोइनिया अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही थी। सिसेल बैठा हुआ था, तब वो कुछ लड़कियों को चिल्लाते हुए सुनता है। वो सभी उससे कहने लग जाती हैं कि आखिर हीरोइनिया ने फेयर फॉर्म अभी तक क्यों सबमिट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर वो तो रोने लग जाती है और फालतू की एक्टिंग करते हुए उनसे कहती है कि उसने तो किसी तरीके के फॉर्म को रिसीव ही नहीं किया है। अब हो सकता है कि इसके अंदर भी बर्टिया ने कुछ ना कुछ किया हो। तभी यहाँ पर वो लड़कियां और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती हैं उसके ऊपर और कहती हैं कि आखिर वो अपने आप को क्या समझती है, वो हर चीज़ का इल्ज़ाम बर्टिया के ऊपर लगाकर खुद से नहीं बच सकती। लेकिन यहाँ पर वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और बस फालतू की रोने की एक्टिंग भी वो करने लग जाती है। जिसके कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है कि अब सिसेल यहाँ पर बैठा हुआ था, तभी उसका भाई उसके पास आता है और शॉन उसको पूछने लग जाता है कि आखिर वो क्यों ही मदद नहीं कर रहा है बर्टिया की, जबकि वो तो उसकी फियोंसे है। बर्टिया की सिचुएशन डे बाई डे काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है क्योंकि र्यूमर्स की वजह से उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। लेकिन तभी सिसेल कहता है कि बर्टिया ने उसको मना किया है कि वो इस मैटर के अंदर उसकी हेल्प ना करे। तभी यहाँ पर शॉन उसको पूछने लग जाता है कि अगर आपके लव्ड वंस कभी भी आपको किसी चीज़ को करने के लिए मना करते हैं जबकि वो चीज़ उनके खुद के फ़ायदे के लिए ही हो, तो क्या तब भी आप उनकी मदद नहीं करेंगे। उसकी बात सुनने के बाद तो सिसेल थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि उसे बर्टिया की बात नहीं माननी चाहिए थी। तभी चार्ल्स वहाँ पर घबराते हुए आता है और वो कहने लगा होता है कि असल में यहाँ पर लेडी बर्टिया काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से गिर चुकी हैं और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये सुनने के बाद तो सिसेल तुरंत ही बर्टिया के पास जाता है और फिर वो देखता है कि बर्टिया बेड पर बैठी हुई है। वो उससे पूछने लगा होता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है और तुम गिर कैसे गई। तभी बर्टिया कहने लग जाती है कि असल में लॉर्ड फेनिल के साथ में मौजूद थी और हम दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल के पास जा रहे थे, वहाँ पर हमें कुछ सामान रखना था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आई, मैं उससे टकरा कर गिर गई थी। तभी यहाँ पर वो उससे पूछता है तो क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लग गई। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, असल में कूरो ने तभी अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करके मुझे बचा लिया था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये सब कुछ कहते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। सिसेल समझ जाता है कि बर्टिया उसे बताना नहीं चाह रही है, लेकिन असल में उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। तभी यहाँ पर सिसेल पूछता है कि क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ याद है। तभी वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि हाँ, मैंने उस लड़की को पूरे ध्यान से तो नहीं देखा, लेकिन उस लड़की के जो हेयर थे वो पिंक ब्लॉन्ड नज़र आ रहे थे। सिसेल का दिमाग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में काम करने लग जाता है। वो यहाँ पर गुस्सा तो था ही, लेकिन थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। वो तुरंत ही बर्टिया के हाथों पर किस करता है और उसको बोलने लगा होता है कि असल में जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं इसके अंदर मेरी भी गलती है और
तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ही ठीक कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके कुछ वक्त बाद ही वो अपने सारे ही दोस्तों को बुला लेता है। वो सभी को बताता है कि असल में हीरोइनिया काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रही है बर्टिया के खिलाफ। पहले उसने ये सारी चीज़ें इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अब जब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तो वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी लोगों से पूछने लग जाता है कि क्या सभी लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। शॉन कहता है कि बिल्कुल, और तभी यहाँ पर कोड गेन भी कहता है कि मैं तो यहाँ पर पूरा बदला लेने के लिए तैयार हूँ। तभी सब लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या ये सब कुछ हीरोइनिया ने किया है। तभी वो कहता है कि नहीं, बल्कि इसके पीछे इलियान का हाथ है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सभी लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उसके कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर हीरोइनिया लड़ने के लिए आ चुकी होती है बर्टिया से। वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में अफवाह फैलाने की, और आखिर मैंने कभी तुम्हें स्टेयर्स पर से धक्का देकर वहाँ से गिराया था। अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है, जिससे कि सभी लोगों को लगे कि बर्टिया सही में एक बहुत ही ज्यादा बुरी विलेन है। लेकिन यहाँ पर सिसेल और बाकी सारे लोग भी उसी वक्त वहां पर आ चुके थे। सभी लोग आपस में बातचीत करने लग जाते हैं और यहाँ पर उसको देखने के बाद तुरंत ही यहाँ पर हीरोइन भी अपने चाम का जादू करने लग जाती है। अब सिसेल आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो समझ गया था कि यहाँ पर ये लड़की अपने चाम का जादू करके उसे कभी भी फंसा सकती है, इसलिए वो दूर ही खड़ा रहता है। और यहाँ पर हीरोइनिया काफ़ी सारे फॉल्स एक्यूजेशंस लगा रही होती है अपनी बर्टिया के ऊपर। वो ये कहती है कि बर्टिया कभी भी उसका अच्छा नहीं चाहती और हमेशा ही उसके खिलाफ वो गेम्स प्लान करती रहती है। उसी तरफ यहाँ पर लिनन भी बैठी हुई होती है और साथ ही यहाँ पर फेनल भी मौजूद होता है, जिसके बाद यहाँ पर फेनल खुलासा करता है कि असल में उस दिन हुआ क्या था। फेनल यहाँ पर बर्टिया से बातें कर रहा था, जो चीज़ यहाँ पर पीछे से हीरोइनिया भी देख रही थी, लेकिन असल में ये चीज़ हीरोइनिया के अलावा भी कोई और पर्सन भी देख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि लेनिन ही थी। अब जैसे ही उसने ये सब कुछ देखा कि फेनल यहाँ पर बर्टिया से बात कर रहा है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि असल में वो उसको पसंद करती थी। लेकिन यहाँ पर उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने यहाँ पर उसको गिराने के बारे में सोचा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा चालाक थी, जो चीज़ हमें आगे पता चलेगी। अब सिसेल यहाँ पर आगे की कहानी के बारे में खुलासा करता है। लेनिन वहाँ से उठकर जा ही रही थी, लेकिन सिसेल उसको कहता है कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी है, तुम आखिर क्यों यहाँ पर इतनी ज़्यादा जल्दी यहाँ से जा रही हो। जिसके साथ ही वहाँ पर कोड गेन आता है और उसके हाथ में एक बैग था। वो जैसे ही उसको खोलता है तो उसके अंदर हमें पिंक ब्लॉन्ड हेयर कलर की एक विग देखने के लिए मिलती है, और हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर ये विग उस दिन इसने ही इस्तेमाल की थी, और साथ ही यहाँ पर गिराकर उसने सारा इल्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा आराम से हीरोइनिया के ऊपर रख दिया था, जिससे कि यहाँ पर वो असल ही विलन बन जाए। अब जैसे ही सारी सच्चाई सबके सामने आती है तो यहाँ पर बर्टिया तो थोड़ी हैरान हो ही जाती है, लेकिन सिसेल तुरंत ही उसके पास आकर उसे कंसोल करने लगा था। अब ये सब कुछ देखकर हीरोइनिया को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि सिसेल, सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर रखा गया था, मुझे ही फॉल्सली अक्यूज्ड किया गया था, और आखिर आप कैसे मुझे छोड़कर इसको कंसोल कर सकते हैं। तभी सिसेल यहाँ पर गुस्से से उसे कहता है कि वो मेरी फियोंसे है और उसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तुम फिलहाल यहाँ से खिसक लो, क्योंकि असल में तुम्हारा मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। बर्टिया भी सब कुछ देख ही रही थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो बेहोश हो जाती है, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिसेल उसके पास बैठा हुआ था। हमें पता चलता है कि असल में जब से वो गिरी थी तब से वो सो ही नहीं पाई थी, और इसी वजह से असल में उसको चक्कर आ गया था। अब जैसे ही वो उठती है तो फिर सिसेल उसको कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वो उससे कहने लग जाती है कि हाँ वो ठीक है, और सिसेल को इतने वक्त तक उसके पास बैठकर खुद को थकाना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिसेल के पास और भी काम होता है। तभी सिसेल कहता है कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि बाकी सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तभी उसके सारे के सारे टीममेट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उसे बहुत अच्छे से चेयर कर रहे थे। और उनको देखने के बाद यहाँ पर बर्टिया थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि सभी लोग कैसे उसे इतने ज़्यादा प्यार से सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके 2 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि बर्टिया और प्रिंस शॉन यहाँ पर अमेक एकेडमी के अंदर मिडिल स्कूल डिवीजन कल्चरल फेयर को यहाँ पर अनाउंस कर रहे थे। सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और सिसेल भी यहाँ पर आया था बर्टिया को देखने के लिए। तभी यहाँ पर प्रिंसेस जुआना आती है और साथ ही वो बताती है कि असल में जो चीज़ यहाँ पर प्रिंसेस लेनिन ने की थी, यानी कि अपनी बर्टिया को सीढ़ी से गिराने का, वो एक तरीके से अटेम्प्ट टू मर्डर ही था, और इसी वजह से उसको यहाँ पर जेल के अंदर डाल दिया गया है।
वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि सिसेल यहाँ पर बर्टिया को सपोर्ट करने के लिए आया है। और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि पहले से सिसेल अब काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हो गया है, जबकि पहले वो इतना ज़्यादा ओपन भी नहीं थी सिसेल के साथ में। सिसेल भी यहाँ पर अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब बर्टिया सिसेल से मिलने के लिए आती है तो वो तुरंत ही उसके हाथों पर किस करता है, जिससे कि वो थोड़ा ब्लश करने लग जाती है। दोनों ही साथ में बैठकर चाय पीते हैं और थोड़े स्नैक्स भी खाते हैं। अब फाइनली हमें दिखाया जाता है कि अब एकेडमी के अंदर उन सेरेमनी को क्लोज करने टाइम वो बताने लग जाती है कि यहाँ पर 3 कपल को चुना गया है और 3rd नंबर पर 2 कपल हैं, वेल्ड एंड सिंथिया, नेल्ट एंड सिलिका। और 2nd प्लेस पर हमें जुआना और प्रिंस शॉन दिखाए जाते हैं, जबकि 1st प्लेस के ऊपर जिस कपल का नाम वो देखती है, ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, इवन उसे चक्कर ही आ गया था। तभी यहाँ पर विनर को अनाउंस करने के लिए सिलेका उससे वो पेपर ले लेती है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो सभी के सामने अनाउंस करती है कि असल में वो फर्स्ट कपल सिसेल और साथ ही अपनी बर्टिया ही है। अब ये सुनकर बर्टिया को पूरे तरीके से चक्कर आ गया था और सिसेल उसे तुरंत ही अपनी बाहों में उठा लेता है। वो सभी के सामने उसके गालों पर किस करता है और सभी से कहता है कि वो बर्टिया के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है। सारे ही लोग इस रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा चेरिश भी कर रहे थे। जिसके बाद रात के समय दिखाया जाता है कि दोनों ही बैठे हुए थे और यहाँ पर बर्टिया काफ़ी ज़्यादा खुश थी आज की वजह से। साथ ही यहाँ पर सिसेल भी बहुत ज़्यादा खुश था और वो उससे पूछता है कि आज जो कुछ भी सिसेल ने किया, क्या वो उससे नाराज़ है। अभी वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो सिसेल से नाराज़ नहीं है, बट समहाउ ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही थी और वो इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाती है। जिसके कुछ वक्त बाद हमें पता चलता है कि सिसेल अपने 3rd ईयर में आ चुका है और बर्टिया एंटर कर चुकी है हाई स्कूल के अंदर। लेकिन हाउएवर वो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट करने लगी है। वो जब भी सिसेल को देखती है तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है और हर समय ही सिसेल से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। अब सिसेल को भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड नज़र आ रही थी। पहले तो वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर बर्टिया का ये सब करने का रीज़न क्या है, लेकिन जब वो बैठकर आराम से इसके बारे में सोचता है तो उसे फिर से समझ आने लगा था कि हो सकता है कि इसके पीछे बर्टिया कहीं ना कहीं ये चाह रही हो कि वो अब सिसेल से दूरी बना ले, जिसके चलते सिसेल हीरोइनिया के पास चला जाए। लेकिन ऐसा तो कभी होने ही नहीं वाला था। जिसके बाद फाइनली एक दिन सिसेल डिसाइड कर लेता है कि अब वो बर्टिया का पीछा करेगा। जैसे ही वो बर्टिया को देखता है तो फिर बर्टिया एज ऑलवेज उसे देखकर भागने लगी थी, लेकिन इस बार सिसेल रुकता नहीं है। वो भी तुरंत ही बर्टिया के पीछे भागने लगा था और उसको कहता है कि आखिर तुम कहाँ मुझे देखकर भागने लगती हो। बर्टिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो लगातार उससे दूर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिसेल उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता और इन दी एंड सिसेल उसे एक दीवार के साथ में पिन कर देता है। और यहाँ पर इस सीन को देखने के बाद बर्टिया की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सिसेल यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि वो उसको कहने लग जाता है कि आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रही हो। जिसके साथ ही बर्टिया ये सुनकर और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो गया था और फिर वो कहती है कि आखिर आपको क्या हुआ है। पीछे से हम जीनो को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर देख रहा होता है कि सिसेल आज किस तरीके की बातें कर रहे हैं। सिसेल यहाँ पर बर्टिया से पूछता है कि बताओ आखिर क्या वजह है कि तुम इतने वक्त से मुझे बार बार इग्नोर कर रही हो। आखिर तुम्हारा क्या ही मकसद है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वह ज़रूर से ही हीरोइनिया की वजह से कर रही होगी। तभी यहाँ पर अपनी बर्टिया उसको बताने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो फिर सिसेल आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। तभी यहाँ पर अपना सिसेल कहता है कि तुम तो मेरे लिए एक छोटी सी डॉल की तरह हो। मैं यहाँ पर तुम्हें कोई सज़ा तो नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ मेरा मन कर रहा है कि आज तुम्हारे साथ कोई गेम खेला जाए। यहाँ पर अब उसकी सारी बातें सुनकर वो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो ये भी नहीं बताना चाह रही थी कि असल में उसे सिसेल से जितनी अटैचमेंट हो गई है वो यहाँ पर सिर्फ उस अटैचमेंट को कम करना चाहती है और साथ ही सिसेल से दूरी बढ़ाना चाहती है। जिसके बाद सिसेल उससे एक बार फिर से पूछता है कि बताओ आखिर क्या मसला है, तुम आखिर मुझे नहीं बता पा रही हो तो फिर क्या ही फ़ायदा है हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहने का। अब यहाँ पर इतनी सारी बातें सुनने के बाद बर्टिया भी डिसाइड करती है कि अब उसे सिसेल से और ज़्यादा चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए, और फिर वो यहाँ पर बताने लग जाती है कि असल में
अब बस एक ही साल बचा है जब वो चीज़ होने वाली है। तभी यहाँ पर सिसल कहता है कि कौन सी चीज़। वो बताती है कि असल में एक साल बाद फेयरवेल होगा और उस फेयरवेल के अंदर आप मुझसे नफरत करने लग जाएंगे और साथ ही हीरोइनिया के प्यार में पड़ जाएंगे। सिसल फिर से कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि जब अब तक ही सारी चीज़ें बदल गई हैं तो फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बर्टिया यहाँ पर कंफर्म करती है कि भले ही अब तक चीज़ें कैसी भी रही हों लेकिन आखिर में आप हीरोइनिया को ही चूज़ करोगे, क्योंकि असल में यहाँ पर फेयरवेल आते आते मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाने वाली हूँ। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सिसल फिर से उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन बर्टिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। वो कहती है कि असल में कल्चरल फेयर के बाद से यहाँ पर सडनली काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। असल में यहाँ पर लोग अचानक से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स देने लगे हैं और मैं थोड़ी चबी भी होती जा रही हूँ। शायद आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी सिसल, लेकिन असल में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और मुझे पता है कि आप मुझे एक ना एक वक्त बाद छोड़ने ही वाले हो और आखिर में आप मुझे हर्ट करके अकेला छोड़ दोगे। अब उसकी सारी बातें सुनकर सिसल हंसने लग जाता है, क्योंकि असल में उसे पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साथ ही सिसल उसको ये कहता है कि असल में मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे मोटा होने की वजह कल्चरल फेयर के बाद से होने वाली कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नहीं है, बल्कि ये जो तुम्हारी ड्रेस के अंदर यानी कि पॉकेट के अंदर ये जो स्वीट का बैग रखा हुआ है यही असल में इसकी असली वजह है। जिसके साथ ही वो बताता है कि इसके अंदर स्वीट्स हैं, कुकीज़ हैं, कपकेक्स हैं और न जाने क्या क्या। अब अगर तुम इतना सारा खाना खाओगी तो तुम्हारी कैलोरीज बढ़ ही जाएंगी। और फिर जिसके बाद वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि नहीं, कल्चरल फेयर के बाद से ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है। तभी सिसल उसको कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कल्चरल फेयर के बाद से लोग तुम्हें और भी ज़्यादा जानने लगे हैं और यहाँ पर जितनी ज़्यादा तुम फेमस हो गई हो ये जाहिर है कि लोग तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे और तुम्हारे करीब भी आना चाहेंगे। इसलिए यहाँ पर तुम्हारे जो प्रेजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और वो सारे के सारे ही तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर तुम चाहती हो कि यहाँ पर तुम चबी ना हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर ये स्वीट्स खाना थोड़ा कम करना होगा। और मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर तुम विलन बनना भी चाहती हो तो फिर मैं चाहूँगा कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी विलन बनो। तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? तुम यहाँ पर अपने आप को चबी ना होने दो और साथ ही अपने स्वीट वाली इस चीज़ पे कंट्रोल भी रखो। इसके अलावा अगर तुम्हें हीरोइनिया को और मुझे मिलाना भी है तब भी मैं चाहूँगा कि तुम स्ट्रांगली इस चीज़ को करो, ना कि इस तरीके से वीक बन के। ये सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं अपनी बर्टिया को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल गई थी और उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है कि सिसल ने कितनी आराम से यहाँ पर चीज़ों को संभाल लिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी थी। असल में यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उसे सिसल से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि यहाँ पर फेयरवेल आते आते सिसल उसे एंड में छोड़ ही देगा और फिर बाद में वो उससे बात भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा कोल्ड रिएक्ट करेगा उसके साथ। तभी सिसल उसको इस चीज़ पर भरोसा दिलाता है और कहता है कि बर्टिया, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ तुम इन सारी चीज़ों को भूल जाओ और इन फीलिंग्स को लेट गो करो, क्योंकि मेरी इंटेंशन तुम्हें लेके कभी भी ऐसी नहीं होने वाली। अब ये सुनकर बर्टिया को खुशी होती है। जिसके बाद अब हम लोग काउंसलिंग रूम देखते हैं जहाँ पर सारे ही लोग बैठे हुए थे। तभी कोड गैन यहाँ पर बताता है कि असल में रिसेंटली उसे हीरोइनिया बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। वो बार बार यहाँ पर आती है, उससे कभी बर्टिया के बारे में पूछती है, कभी उसकी फैमिली के बारे में, वो क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है, नोचिस फैमिली के बारे में। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर सिसल कहता है कि जो भी हो, मैं समझ रहा हूँ कि असल में वो क्या करना चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे से जब भी तुम हीरोइनिया से मिलो तो उसे कुछ भी मत बताना, ना उसे मेरी फैमिली के बारे में पता चलना चाहिए और ना ही बर्टिया की फैमिली के बारे में। तभी चार्ल्स यहाँ पर कहने लग जाता है कि असल में हीरोइनिया बहुत ही ज़्यादा शातिर है। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि उसने एन को मेरे बारे में ये बताया कि मैं वुमेनाइज़र हूँ और हमेशा ही लड़कियों से घिरा रहता हूँ। यहाँ पर सिसल उसकी बातें सुन रहा था। नेल्ट भी इस बात को कन्फर्म करता है कि हाँ, सही में हीरोइनिया यहाँ पर सबके बीच में कुछ ना कुछ दरार डालने की कोशिश करती है और हमेशा उसकी कोशिशें यही रहती हैं कि सभी लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए। सिसल यहाँ पर समझ रहा था कि हीरोइनिया यही चाहती है कि सारे ही लोग यूनाइट ना होकर एक दूसरे से अलग हो जाएं। तभी शॉन भी बताता है कि असल में कई बार यहाँ पर उसने जोआना के बारे में भी काफ़ी गलत बातें शॉन को बताई हैं, लेकिन कभी भी इन लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। तभी सिसल कहता है कि अच्छी बात है, आगे से तुम यहाँ पर सभी लोग नज़र रखोगे कि आखिर ये हीरोइनिया क्या करती है और इसके आखिर इंटेंशंस क्या है।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब सिसेल अपने फादर से मिलने के लिए जाता है और उनको कहता है कि क्या आपके पास कुछ समय है। उसके फादर थोड़े हैरान हो जाते हैं और फिर पूछने लग जाते हैं कि सिसेल तुम तो कभी भी यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम निकाल कर नहीं आते हो, आखिर आज तुम यहाँ पर कैसे आ गए मेरे पास। तभी सिसेल यहाँ पर कहता है कि असल में मैं यहाँ पर कुछ पढ़ रहा था और अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में मैं कुछ सर्च कर रहा था। तभी मैंने माइडन ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। जानना चाहता हूँ कि क्या ये किसी की लव लाइफ को इम्पैक्ट करती है और क्या ये किसी तरीके से हमारे ऊपर चेंज डाल सकती है। तभी उसके फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक बैटल स्टोरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी सिसेल कहता है कि ओह ऐसा है, मतलब मैंने इसके बारे में फिर ज़्यादा ही सोच लिया। फिर वो यहाँ पर अपने फादर से कहता है कि अब जब आपने मुझे सच बता ही दिया है तो फिर मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, और जब तक बर्टिया मेरे साथ है तब तक सब कुछ सही ही होगा। ये सुनने के बाद उसके फादर थोड़े सरप्राइज्ड होते हैं और यहाँ पर पूछने लग जाते हैं तो क्या सच में तुम बर्टिया को इतना ज़्यादा चाहने लगे हो। सिसेल कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसके फादर सिसेल के फेस एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि असल में उनका बेटा काफ़ी ज़्यादा चाहता है बर्टिया को। जिसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने बर्टिया को चूज़ किया है। लेडी बर्टिया वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेडी है। सिसेल अपने फादर को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि अब असल में ग्रेजुएशन सेरेमनी में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। सिसेल बर्टिया के पास आकर उसको पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर किस कलर का ड्रेस पहनेगी उस दिन, क्योंकि सिसेल उसे एक ड्रेस गिफ्ट करना चाहता है। अब यहाँ पर बर्टिया तुरंत ही इस चीज़ को मना करने जा रही थी। उसे डर लग रहा होता है कि अगर यहाँ पर सिसेल उसको ड्रेस दे देगा तो फिर हीरोइनिया का क्या होगा। लेकिन वो यहाँ पर जान रही थी कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा इस वक्त कहा तो फिर सिसेल उसके ऊपर गुस्सा करेगा। फिलहाल के लिए वो यहाँ पर काफ़ी पोलाइटली बातों को घुमा देती है। बाहर आने के बाद सिसेल एक बार फिर से उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कौन सा कलर पसंद है ताकि मैं तुम्हारे लिए एक आउटफिट ले सकूं। तभी वो कहती है कि असल में मुझे येलो एंड ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन तभी यहाँ पर उसको कुछ तो हो जाता है और फिर वो कहती है कि लेकिन एक विलेनस होने के नाते मेरा ड्रेस रेड एंड ब्लैक होना चाहिए। ये सुनकर सिसेल को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका था बर्टिया की इन्हीं बातों से, और आज फाइनली वो कह ही देता है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझ के रखा हुआ है, आखिर तुम मुझे क्यों सारी चीज़ें नहीं बताती हो, क्या सच में तुम्हें वही ख़राब कलर पसंद है। तभी यहाँ पर बर्टिया थोड़ी उदास हो जाती है और फिर वो भी अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रख पाती। वो बताती है कि असल में उसे येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन असल में वो यहाँ पर जो कुछ भी कर रही है वो यहाँ पर सिसेल और साथ ही हीरोइनिया के लिए ही कर रही है। अब वो यहाँ पर उसे अपने मन की बात नहीं बताती कि असल में उसे भी बुरा लग रहा है ये सब कुछ करते हुए। सिसेल उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है और वो भी सिसेल को बहुत ज़्यादा चाहती है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जिसके बाद सिसेल एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ता है। वो उसे समझाता है कि देखो हम दोनों साथ में रहेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकल ही जाएगा, आखिर क्यों ही सबको हर्ट करना है। इन दी एंड तुम अपने फादर और ख़ुद को ही हर्ट कर रही हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी बर्टिया यहाँ पर अपने पास रखी हुई एक बुक निकालती है और कहती है कि इस बुक के अंदर मैंने वो सारे कांड लिखे हुए हैं जो कि मैंने अपनी हीरोइनिया के साथ किए, मतलब कि उसको परेशान किया। सिसेल यहाँ पर जैसे ही उस बुक को उठाकर पढ़ता है तो असल में उसके अंदर कुछ खास नहीं था। उसके अंदर एक इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ था जहाँ पर हीरोइनिया काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी बर्टिया को, तो फिर बर्टिया ने भी उसे काफ़ी ज़्यादा मीन चीज़ें कहीं जिससे कि यहाँ पर हीरोइनिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसका फेस रेड हो गया, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी। यहाँ पर सिलिका को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करते हुए बताती है कि असल में यहाँ पर सारी गलती लेडी बर्टिया की नहीं है। असल में टीचर जब हीरोइनिया को कुछ सिखा रही थी तब यहाँ पर वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं सीख पा रही थी। इवन टीचर भी उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। तब बर्टिया ही उसके पास गई और उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की। वो बार बार उसे बहुत ज़्यादा पोलाइटली समझा रही थी, जबकि बाकी सारे लोग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। और ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट बहुत बार हुए जहाँ पर लेडी बर्टिया ने बहुत बार हीरोइनिया की मदद की है सारे ही लोगों को साइड करते हुए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ उस छोटे इंसिडेंट के बारे में लिख दिया जहाँ पर कुछ वक्त के लिए उन्होंने उसको गुस्से से समझाया था। अब यहाँ पर सिसेल सब कुछ समझ ही रहा होता है, लेकिन
अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहता था। वो फाइनली यहाँ पर बर्टिया से मिलकर उससे बात करने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और आज वो उससे ही क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम कब तक ऐसे ही चीज़ें करती रहोगी, कब तक तुम मुझे हर्ट करोगी और ख़ुद को भी, आखिर तुम्हें सब कुछ कर कर क्या हासिल हो जाता है। ये सुनने के बाद अब बर्टिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और पहले तो वो सिसेल से माफ़ी मांगती है, लेकिन सिसेल कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों बार बार वही सेम चीज़ कर रही हो, जब मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे हीरोइनिया के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम फेट को चेंज कर सकते हैं और सब कुछ बदला जा सकता है, आखिर क्यों तुम्हें इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तब यहाँ पर बर्टिया बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और फाइनली वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर करती है। वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं है, वो भी सिसेल की बहुत ज़्यादा फिक्र करती है और सिसेल को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती है। शुरुआत से बस उसका फोकस यही रहा कि यहाँ पर कैसे भी करके वो सिसेल और हीरोइनिया को मिला सके, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि ये सारी चीज़ें उसे खुश कर रही हैं या फिर उसे ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सिसेल भी उससे काफ़ी कुछ कहना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो अपनी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखता है और फिर बर्टिया को विश्वास दिलाता है कि सिसेल हमेशा उसके साथ रहेगा और चीज़ें एकदम ठीक हो जाएंगी। अब फाइनली हमें ग्रेजुएशन पार्टी वाला डे दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसा बर्टिया ने कहा स्वीट्स खाने की वजह से वो फैटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिसेल के एडवाइस को फॉलो करते हुए बर्टिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और अब फाइनली यहाँ पर उसने वो ड्रेस भी पहन लिया था जो कि सिसेल ने था। उस ड्रेस के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब सिसेल भी यहाँ पर आज डिसाइड करता है कि वो उसे अपने दिल की बात कह ही देगा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आकर कुछ कहने ही वाला था तभी इतनी ही देर में वहाँ पर उन दोनों का नाम अनाउंस्ड हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों हॉल की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर एपिसोड पसंद आया और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।